ठीक है। किसने लिखा है ये? कृष्णन चंद्र ने। ठीक है, कृष्णन चंद्र का जन्म सन 1914 पंजाब के वाजीराबाद गांव में जिला गुजरातला में हुआ था। थोड़ा सा परिचय आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको परिचय लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाजीराबाद गांव जिला गुजरातला में हुआ था। इनकी रचनाएं पढ़ लेना कौन कौन सी हैं। एक गिरजा, एक खंडक, यूकेलिप्टस की डाली, कहानी संग्रह, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम बहसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये इनकी क्या है? रचनाएं। ये इनके द्वारा लिखी हुई रचनाएं हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1977 में हुई थी। बाकी चीज़ें आपको आपके मन से लिखना है, मतलब इनकी भाषा शैली कैसी थी, ये चीज़ें सब मन से लिखी जाती हैं, है ना। सबकी भाषाएं लगभग एक सी होती हैं। कोई ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का प्रयोग करता है, कोई सरल भाषा का करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे जामुन का पेड़, है ना। जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। झक्कड़ चला मतलब झकोरने वाली जो हवा होती है वह है। ठीक है, सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। मतलब हवा इतनी तेज थी कि जामुन का पेड़ क्या हो गया? गिर गया। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। क्या हुआ था कि तेज हवा के कारण पेड़ गिर गया और पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। ठीक है, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा किलर के पास गया, किलर दौड़कर सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़कर बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मतलब किसी को उस आदमी की चिंता नहीं है जो दबा है। क्या बोल रहे हैं कि जामुन का पेड़ अच्छा था और इसके फल कितने मीठे थे। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मतलब अब आपसी चर्चाएं चलने लगी। मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। रुआंसा मतलब रोना आ रहा था उसको देख के। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। चलो माली को तो ध्यान आया कि आदमी दब गया है। हाँ यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतनी भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ। दूसरा चपरासी बोला तो वह आदमी कहता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से काटते हुए कहा। मतलब इतना डिस्कस चल रहा है, ये नहीं कि उसको निकाल लिया जाए। ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि इंसान कभी आगे चल के कुछ नहीं करना चाहता। वह क्या करता है कि आपस में, और आज की जनरेशन को देख के तो लगता है कि कोई किसी की हेल्प करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उल्टा फंसना पड़ता है। ठीक है, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला। उसने कहा कि ये काम तो बहुत मुश्किल है, अब उसको कठिन लगेगा, ताकत लगेगी, उसको काम करना पड़ेगा, इसलिए कहने लगा ये तो मुश्किल है। पेड़ का तना बहुत भारी है और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और कलर लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। मतलब अभी एक व्यक्ति और रह गया है, मैं उससे भी पूछ लेता हूँ। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी। मतलब अभी क्या चल रहा है, केवल बातें ही चल रही हैं, मतलब उसको निकालने की कोई तैयारी नहीं है। सेक्रेटरी ने कहा, डिप्टी सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। वह व्यक्ति कहाँ दबा रहा? पेड़ के नीचे।
दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले लड़कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। मतलब क्या हुआ, पूरा जब डिस्कस हुआ तो क्या नतीजा निकला कि हम लोग इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज देता हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटाने या हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की पड़ती है। अब देखो, एक दिन बीत गया है पूरा, मतलब उन्होंने दूसरे विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके आंगन में है, मतलब आपके प्रांगण में है, इसलिए आपको ही हटाना है। पेड़ों को हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग को इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। मतलब जो वहाँ का माली था उसमें थोड़ी सी इंसानियत दिख रही थी, मतलब उसको दाल भात खिलाया था। जबकि उस खिला दिया होगा, लेटे लेटे खा लिया होगा उसने। अरे वो इतना पूरा नहीं दबा था, निकला हुआ था, आधा फंसा हुआ था उसमें। जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। उसको तसल्ली दे दी थोड़ी सी। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। मतलब तर्क देखो कितनी सारी निकल रही हैं। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था, अन्य व्यंग्यपूर्ण। व्यंग्यपूर्ण समझते हो क्या होता है? व्यंग्यपूर्ण मतलब किसी का मजाक उड़ाना। व्यंग होता है किसी को मजाक की कसौटी पर कसना। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है कि इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में भी फलदार वृक्षों काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। मतलब उसने बढ़िया सुझाव दिया कि पेड़ नहीं कट सकता तो क्या हुआ, आदमी के दो टुकड़े करके अपन इसको निकाल लेते हैं। यह देखिए, उस आदमी के इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से निकल आएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने कहा कि इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा। आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मतलब इसने उसे सुझाव दिया था कि इसको काट के निकालें, तो उसने एक तर्क दिया कि अरे आपको पता नहीं प्लास्टिक सर्जरी चल रही है, कितनी उन्नति पे है आजकल वो। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन ही उन्होंने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जरी छानबीन के लिए भेज दिया। मतलब उसकी प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी होने लगी, है ना।
मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने क्या कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी के लिए भेज दिया। खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी की प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। उसने कहा कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा लेकिन आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि अगर मामला ऊपर चला गया, सुना है कि सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है कि सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, यह तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब उसने शायरी की कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, मतलब जब तक ये केस पहुंचेगा, इसका फैसला होगा, जब तक तो मैं मर ही जाऊंगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने कलर ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड और झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई कि शाम तक गली गली में शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति में कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता में लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है। मतलब जब उसकी क्वालिटी पता चलती जा रही थी तो उनका डिपार्टमेंट क्या हो रहा था, चेंज होता जा रहा था। ना हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागी कवि को इस फलदार वृक्ष से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओश। ओश। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओश हो जिसका गज संग्रह हो उसके फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी में मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हमारे मतलब डिपार्टमेंट के मेंबर हो? उसने मना कर दिया। आश्चर्य से सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, उसके फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? ओह, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। उसने कहा, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी ने फौरन बोला और फौरन उसे अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा में मेंबर चुन लिया है। मतलब निकालना जरूरी नहीं समझ रहे उसको, तुम्हें हमने मेंबर बना लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कहार कर कहा। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख से पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि तुम अगर मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अब अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी को स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था।
कल सवेरे तक किसी ने किसी तरह से जीवित रहना। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग ने हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था कि पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों से संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। मतलब उसने कहा कि एक आदमी की जान पे अड़ी है और वो कहने लगा कि ये 2 डिपार्टमेंट के संबंधों की बात है। और यह भी समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता के कारण एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए। निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतली निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पांत उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना। जब तक उसका फैसला हुआ तब तक उसकी मृत्यु हो गई।